नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जो आशंका ऋषि मिश्रा जता रहे थे, जो आशंका द न्यूज लॉन्चर जता रहा था, वो अंततः हकीकत में परिणत होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जैसे जैसे बिहार विधानसभा का बजट सत्र समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे इफ्तार पार्टियां करीब आ रही है, इन सब के बीच ईडी भी लालू परिवार के करीब आ रही है। 2 दिन पहले आपने खबर, 2 दिन नहीं बल्कि 4-5 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि लालू परिवार के जो 2 सदस्य, जिन्हें जमानत मिलना लैंड फॉर जॉब के मामले में बाकी रह गया था, उन्हें भी राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई थी। अब सवाल उठता है कि जमानत के बाद अचानक फिर ईडी कैसे पहुंच गई? जिस मामले में जिसे नौकरी मिली, जिसने जमीन दी किसी तीसरे आदमी को, वो जमीन किसी तीसरे आदमी से पहले आदमी तक पहुंची। ये सारे सबूत जब कोर्ट में ईडी ने लगा ही दिए हैं, तो ये बार-बार पूछताछ की नौबत क्यों आ रही है? अब मामला कई बार चार्जशीट हो चुकी और लैंड फॉर जॉब का मामला कोई भी देखेगा तो मोटे तौर पर यही कह सकता है कि ईडी का आरोप है कि जिन्हें नौकरी दी गई उनसे जमीन किसी तीसरे आदमी के नाम पर ली गई और वो जमीन कथित तौर पर लालू परिवार के सदस्यों के द्वारा बाद में अपने नाम पर करा ली गई, जब एडहॉक नौकरी को परमानेंट नौकरी में कन्वर्ट कर दिया गया, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। यही मामला है। तो जब सारे मामले हो ही गए, कई बार पूछताछ हो ही गई, तो क्या दिग्विजय सिंह जो बात कहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता बकौल दिग्विजय सिंह, कि उन्हें लालू जी के घर की चाय, वहां बनी हुई चाय बहुत पसंद है, तो क्या ईडी के लोगों को चाय बहुत पसंद है लालू जी के यहाँ की? अगर चाय ही पसंद होती तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि घर में ही दफ्तर खोल लो, वहीं पहुंच जाते। लेकिन ये क्या, उल्टा बुला लिया गया। और हम सब ने देखा, ना तो तेज प्रताप यादव केतली लेकर पहुंचे थे, चाय की केतली, और नहीं राबड़ी देवी चाय की केतली लेकर पहुंची थी। क्या चाय भी पसंद होती तो ले जाके पिला देते? बिहार की हमारी परंपरा है, ये अच्छा खाना खिलाते हैं हम लोग, अच्छा चाय नाश्ता कराते हैं। लेकिन दरअसल जैसे जैसे इफ्तार पार्टियां करीब आ रही है, वैसे वैसे बिहार की सियासत पे सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो नहीं रही है। नीतीश कुमार के सीएम कैंडिडेचर पर उनके बेटे की मांग के बावजूद फैसला हो नहीं पा रहा है। और इन सब के बीच जब पूछताछ की जा रही है राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा, तो हाथ जोड़कर वो कहते हैं आप सबका नमन है। अरे चलिए, आप सबका नमन है, यानी नीतीश कुमार भी ये कहने से बचते रहे। लेकिन यही नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे, तो क्या कहते थे? तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखकर कहते थे कि अब बताइए, इसके पिताजी को भी फंसा दिया है सब। और आज फिर चुप्पी साध ली, जबकि नीतीश कुमार इसके पहले कहते रहे हैं किसी तरह के मामले में, ऋषि जी आपको भी याद होगा, कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। शराबबंदी पे कहते रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। आज बच बचा के निकलते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या बात आगे बढ़ गई है? जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार के अगले 5 साल के मुख्यमंत्रित्व पर सवालिया निशान बढ़ते चले जाएंगे, ईडी की गतिविधियां लालू परिवार पर बढ़ती चली जाएगी, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा हम करते हैं ऋषि मिश्रा जी से, और साथ साथ और राजनीतिक मुद्दे होंगे। लेकिन शुरुआत इसी पर। ऋषि जी, आज ईडी का घटनाक्रम, नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया, राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया और उसकी टाइमिंग, ईडी की गतिविधियों की, सबको जमानत मिलने के बाद की टाइमिंग, इस पर आपका पहला कमेंट हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि टाइमिंग को लेकर ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ईडी, जब आपने बिल्कुल सही कहा कि तेजस्वी यादव को या लालू यादव के परिजनों को जमानत मिल गया उस मामले में, फिर ईडी की कार्रवाई, और ईडी ने समन जारी किया कि आज राबड़ी देवी और उनके जो बड़े पुत्र हैं तेज प्रताप यादव, उनको समन किया था कि आज ईडी के कार्यालय में आके वो अपना स्पष्टीकरण दे। कुछ सवालों का सेट उनके सामने रखा गया, करीब 6-7 सवालों का सेट रखा गया। जैसे मीडिया के तमाम चैनलों में एक खबर चल रही है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ईडी ने तो हमारे पास सवाल भेजा नहीं है। अब गोदी मीडिया के एंकरों को ईडी ने यदि भेजा होगा, तो उसके आधार पे बता रहा हूँ कि 6-7 सवालों का सेट उनसे पूछा गया। मैं उस पर भी आऊंगा। राबड़ी देवी मीसा भारती के साथ ईडी कार्यालय गई थी और करीब 4 घंटे तक राबड़ी देवी से पूछताछ हुआ है। तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के और लालू राबड़ी के बड़े पुत्र हैं, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की है। सवाल ये है कि
चुनावी मौसम में इस प्रकार का कार्रवाई, तो एक तो टाइमिंग के लेकर सवाल है। दूसरी तरफ जो मेन ओपोनेंट है, यदि एनडीए का चेहरा देखे तो मेन ओपोनेंट नीतीश कुमार है। यदि महागठबंधन का कोई मेन ओपोनेंट है, यदि गठबंधन के हिसाब से देखे तो इधर इस गठबंधन के नेता तेजस्वी हैं या लालू यादव हैं, दूसरी तरफ उस गठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं। जब नीतीश कुमार से विधानसभा में पत्रकारों ने सवाल किया तो नीतीश कुमार एक तरह से चुप्पी साध गए, मौन धारण कर लिया। ऐसे ऐसे सिचुएशन में तो विपक्ष के जो नेता होते हैं, एक दूसरे के जो विरोधी होते हैं, खुश होते हैं कि ठीक है भाई, मेन चुनाव के समय में जो मेन ओपोनेंट पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं या उनके जो परिवार हैं, वो कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के गिफ्ट में जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक तरह से मौन धारण कर लिया जब राबड़ी देवी को लेकर उनसे सवाल किया गया। तो आप समझ सकते हैं और ये कार्रवाई क्यों हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, न्यूज लॉन्चर कह रही है कि कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है और उस खिचड़ी को पकाया जा रहा है, उसमें बिंद डालने के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का उपयोग किया जा रहा है। आपने पिछले चुनाव में भी देखा, जो लालू यादव के करीबी रहे हैं उन पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ने कार्रवाई की, कैसे उनको घेरने का प्रयास किया गया। तो ये तमाम इन जो डेवलपमेंट है उसके पीछे सियासत है और सियासत को समझने की जरूरत है। जी ऋषि जी, आप कह रहे हैं खिचड़ी पक रही है। सभी जानते हैं कि ये मामला कुछ नहीं है, भाई समान दोस्त दो नेता है, बकौल नीतीश कुमार। भाई समान दोस्त लालू यादव और नीतीश कुमार। उसमें तो दोनों के बीच 5 मिनट की बातचीत में सेटिंग हो जाती है। क्या होना है उसमें, होना क्या है। वो कभी अलग थे ही नहीं। बिहार की राजनीति को समझने वाले इस बात को जानते हैं कि वो अलग थे ही नहीं। जैसे कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो साबुन बनाती है और भी प्रोडक्ट बनाती है। अगर आपको सिंपल साबुन चाहिए तो इंटरनेशनल लक्स और दूसरे साबुन मिलेंगे। अगर आपको सुगंधित साबुन चाहिए या आपको दूसरा वो चाहिए, क्या नाम है, दूसरी क्वालिटी का साबुन, तो आपको फिर ग्लिसरीन वाला साबुन चाहिए तो फिर आपको मिलेगा पियर्स मिलेगा। अलग अलग किस्म के साबुन, ताकि उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे लोग, दूसरी कंपनी के पास ना जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर को छोड़ के। तो वही हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरह जनता दल परिवार है। एक ही प्रोडक्ट है, नीतीश कुमार को पसंद कीजिए या लालू यादव को पसंद कीजिए, दोनों ने दो मोर्चे संभाल रखे हैं कि हमारा ही प्रोडक्ट खरीदोगे। यही बिहार की राजनीति में चल रहा है। तो नहीं, आप इसमें तो कोई देखिए ना, सेटिंग जैसी बात है नहीं सेट। लेकिन सवाल यह है ऋषि जी, सीधा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे ही खबर चलनी शुरू हुई कि इफ्तार पार्टी में लालू यादव के यहां नीतीश कुमार जा सकते हैं या नीतीश कुमार के यहां लालू यादव भी आ सकते हैं, दिल्ली से कांग्रेस के बड़े नेता के भी पहुंचने की संभावना जताई जाने लगी, वैसे ही ईडी हरकत में आ गई। ये ईडी ने कोई ज्योतिष वगैरह पाल रखा है क्या? कुछ चैनल वाले भी आजकल ज्योतिष बिठाते हैं, डिजिटल वाले भी ज्योतिष बिठाने लगे हैं, टीवी वाले तो बिठाते ही थे। उसी तरह से ईडी ने भी ज्योतिष बिठा रखा है क्या कि सब पता चल जाता है कौन कहां जाने वाला है, उसके पहले दस्तक दे दो। क्या माजरा है। देखिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। आप देखिए, जो मेन ओपोनेंट है, यदि महागठबंधन में देखिए तो मेन ओपोनेंट कौन है? राजद है। और राजद को प्रेशर में लाना है, और राजद एक ड्राइविंग फोर्स है बिहार की राजनीति में। और आप जानते हैं कि बीजेपी कई मोर्चे पर ये नीतीश कुमार के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है, कई फ्रंट पे मोर्चा खोल रखा है। आप देख लीजिए, एक तरफ नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर यदि ओपोनेंट के लोग भी यदि हमला बोलते हैं, उससे अधिक बीजेपी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नैरेटिव बनाने में लगी हुई है कि नीतीश कुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, चाहे वह चेहरा प्रशांत किशोर के रूप में हो या कोई मतलब कई गोदी मीडिया के संस्थान हो, या बहुत से मोर्चे पे ऐसा एक माहौल बनाया जाता है। आईटी सेल बीजेपी का कितना मजबूत है, इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से तो हमला बोलते ही हैं, इनडायरेक्ट रूप से भी एक नैरेटिव बनाया जाता है। कई ऐसे बयान नीतीश कुमार के कट करके चलाए जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाते हैं, जिससे ये एस्टेब्लिश हो सके कि नीतीश कुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, लोगों में मैसेज जाए। तो एक तरफ नीतीश कुमार को बीजेपी को भी हैंडल करना है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत चालाक नेता है। आपने होली के दिन देखा कि आपने
उस दिन होली के दिन नीतीश कुमार के जो सरकारी आवास है, यानी मुख्यमंत्री का जो आवास है, वहां पे जो मैंने माहौल देखा, पहली बार मैंने देखा, मतलब लोगों के मतलब बातचीत के आधार पर मैं बता रहा हूं कि निशांत बहुत ही सक्रिय रहे। नेता नेता तो नेता के साथ साथ वो ब्यूरोक्रेट से भी मिल रहे थे, और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता और नेता निशांत को तरजीह दे रहे थे। आपने वो फोटो देखा है जिसमें निशांत बीच में है, एक हाथ विजय चौधरी के कंधों पे है और एक हाथ संजय झा के कंधों पे है। एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है और एक नीतीश कुमार के परछाई है। नीतीश कुमार कहीं जाते हैं तो विजय चौधरी पीछे पीछे होते हैं। तो नीतीश कुमार ने एक तीर से कई शिकार किए कि जेडीयू कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दे दिया या जेडीयू के उन नेताओं को भी मैसेज दे दिया। हालांकि जेडीयू में किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि नीतीश कुमार के सामने ये कहे कि आप अपने बेटे को क्यों लॉन्च कर रहे हैं। और नीतीश कुमार को तो आप जानते हैं कि वो सोनिया गांधी की जो राजनीतिक परिपाटी है उसको अभी फॉलो कर रहे हैं। खुद से कुछ कहते नहीं है, कहलवाते हैं। सोनिया गांधी को जब मतलब नेता बनना था, कांग्रेस अध्यक्षा बनना था, तो दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, तमाम ऐसे नेता माहौल बनाना शुरू कर दिए कि मैडम को नहीं, अर्जुन सिंह और हाँ, तो मैडम को आप पार्टी का कमान अपने हाथों में ले लेना चाहिए। जिसे नरसिम्हा राव कितना चिढ़ते थे। नरसिम्हा राव तो ये हमेशा कहते थे कि गांधी परिवार ही हमेशा इंजन रहेगा, हम लोग डिब्बा रहेंगे क्या। तो उसी प्रकार की परिपाटी नीतीश कुमार फॉलो करते हैं। नीतीश कुमार को अंततः बेटा को लॉन्च करना है, लेकिन वो खुद नहीं कहेंगे, कार्यकर्ताओं से करवाएंगे, नेताओं से करवाएंगे, न्यूज एजेंसियां और तमाम पीआर कंपनी को भी लगाया गया है इसके लिए। तो एक तीर से कई शिकार। बीजेपी को भी मैसेज दे दिया कि भाई ये मत भूलना, जेडीयू का भी उत्तराधिकारी है। और ऐसे माहौल में जब बीजेपी यदि कोई खेल करने का प्रयास करेगी, कल ही हम लोगों ने स्टोरी एक किया था कि किस प्रकार से जो चुनावी शेड्यूल होगा बिहार में, किस प्रकार से तय होगा। जहां बीजेपी का गढ़ है वहां पहले चुनाव कराया जा सकता है, ताकि जेडीयू के नेता या नीतीश कुमार को इस प्रकार का भनक न लगे। तो तमाम राजनीति में सौ और मात का खेल चलता है अभिषेक जी, और नीतीश कुमार इसी के काउंटर में ऑप्शन लेके चलते हैं। और इसी के मद्देनजर आज उन्होंने कोई एग्रेसिव बयान नहीं दिया है कि नहीं ईडी अच्छा काम कर रहा है, या नहीं राबड़ी देवी ने या लालू परिवार ने गलत किया है लैंड फॉर जॉब मामले में। अब मुझे तो एक अदना सा, मैं विद्यार्थी हूँ पत्रकारिता का, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि लालू राबड़ी परिवार को क्या जरूरत पड़ गई चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नौकरी में जमीन लेने का। चतुर्थ वर्गीय में कौन लोग जाते हैं? गरीब लोग जाते हैं, बहुत जिनकी इकोनॉमिक स्थिति कमजोर होती है। ऋषि जी, आपने सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जिज्ञासा ये मामला देखिए, ये मामला फैक्ट पर लड़ा जाना है। क्रिमिनल ऑफेंस और अपराध, वो आर्थिक अपराध, इकोनॉमिक ऑफेंस, दोनों में फर्क है। इकोनॉमिक ऑफेंस डॉक्यूमेंट के आधार पर लड़ा जाता है। डॉक्यूमेंट इस मामले में ईडी जो दावा कर रही है, मैं नहीं जानता डॉक्यूमेंट क्या है, नहीं है, मुझे नहीं पता, नहीं मैंने देखा है। जो ईडी का दावा है, जो जांच एजेंसियों का दावा है, वो ये है कि कुछ लोगों की बहाली रेलवे में एडहॉक नौकरी पर हुई, टेम्पररी नौकरी पर, 4th ग्रेड ग्रुप डी में, और कथित तौर पर उनसे जमीन किसी थर्ड पार्टी के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई। और वो जमीन जब कथित तौर पर लालू परिवार के सदस्य, किसी न किसी सदस्य के नाम पर आ गई, तो लालू यादव ने बतौर रेल मंत्री उन सभी एडहॉक नौकरियों को परमानेंट में कन्वर्ट करा दिया। यही मामला है ना, क्विड प्रो को अंग्रेजी में कहते हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले, मतलब गिव एंड टेक का मामला। ये ईडी का आरोप है। सवाल है, इसमें पूछताछ की तो जरूरत ही नहीं है। आप ये बताइए, या तो सबूत है या सबूत नहीं है। एक मेरा जिज्ञासा ये है, उसका काउंटर एक क्वेश्चन मेरा और ले लीजिए आप, कि चतुर्थ वर्गीय कोटे में या चतुर्थ वर्गीय जो मतलब ये 4th ग्रेड के का जिस प्रकार का जॉब होता है, उसमें कौन लोग जाते हैं? 4th ग्रेड में रेलवे में क्या किस पद के लिए बहाली हुआ? अरे महाराज, हम देखते हैं अखबारों में, बिहार ही नहीं हरियाणा वगैरह सब जगह एमटेक लोग 4th ग्रेड के लिए अप्लाई करने आ रहे हैं। अरे हम ये कह रहे हैं, जो एमटेक कर रहे हैं क्या वो अंबानी परिवार के लोग हैं क्या?
अरे भाई नहीं। बहुत गरीब घर के लोग जो हैं वो चतुर्वर्गीय में, जिनके यहाँ कोई इनकम नहीं है, वो लोग हम्म। लोग जाते हैं। हम्म। शायद मतलब क्या होता है, वो जो झंडा दिखाने वाले होते हैं तो उसमें, या वो पत्थर तोड़ने वाले होते हैं, या ट्रैक ठीक करने वाले, इसी प्रकार के कोई जॉब हम्म। होगा रेलवे में। वो गंगा गनमैन, जल मूवी कौन में कौन। कंडक्टर की तरह, हाँ, गंगा जल मूवी के कंडक्टर की तरह। कंडक्टर हमारे पास है हुजूर, कागज निकाल करके हम्म, जो दरोगा तो मंगनी राम के साथ, उसी तरह का काम है। तो 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 अब बताइए, वो आदमी इतना, एक हम्म। एक चतुर्वर्गीय पोस्ट के लिए करोड़ों का जमीन, तेजस्वी यादव या लालू परिवार तो करोड़ों का जमीन होगा वही लिए होंगे जमीन। ये 5,000 10,000 के कट्ठा वाला जमीन तो लिए नहीं होंगे। ये ऐसा नहीं है कि 20 बीघा दे दिया होगा। 20 बीघा जिसका होगा वो चतुर्वर्गीय नौकरी के लिए 20 बीघा जमीन तो देगा नहीं। अब 5,000 किसी 10,000 मॉल वाले 50,000 को, कट्ठा वाला जमीन तो देगा नहीं होगा। तो किसी सवाल मॉल ये वाले को है, लीज पर देगा तो ज्यादा कमाएगा। ये तर्क मुझे तो पचता ही नहीं है कि भाई हम्म। चतुर्वर्गीय नौकरी के लिए कोई व्यक्ति है, इतना बेशकीमती जमीन लालू यादव को दिया होगा जिसका करोड़ रुपया दाम होगा। आज जो पूछताछ किया गया है, वो सगुना मोड़ में, जो मोड़ पे जो फ्लैट बन रहा है, ठीक है, अब बहु अपार्टमेंट बना रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सवाल मुझे जचता है कि आप कई हम्म। मंजिले इमारतें बना रहे हैं, तो तेज प्रताप या राबड़ी या तेजस्वी यादव को इतना पैसा कहाँ से आया कि सगुना मोड़ तो बड़ा फ्लैट या अपार्टमेंट बना रहे हैं। डिफेंस कॉलोनी में शायद नहीं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में शायद तेजस्वी यादव का कोई बड़ा अपार्टमेंट है। हम्म। तो वो सवाल मुझे जचता है। लेकिन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बेचारे 20,000 30,000 क्या सैलरी होती है, 30,000 40,000 से ज्यादा सैलरी नहीं होगी मुझे लगता है। हम्म। उस जमाने में जब वो ज्वाइन किए होंगे, तो मुझे लगता तब है छह 15 सात 20,000 हजार से ज्यादा सैलरी रहा होगा। छह हम्म। सात हजार सैलरी होगा। अब 6-7 हजार सैलरी पाने के लिए कोई करोड़ों का जमीन तो देगा नहीं। यदि मेरे मेरे तर्क में दम नहीं है तो आप बताइए। अब हम्म। डॉक्यूमेंट्स क्या है, आरोप क्या है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं चपरासी की नौकरी के लिए, जैसे मेरा मुजफ्फरपुर में 0 माइल पे 4 कट्ठे का जमीन है, और मुझे यदि चपरासी की नौकरी ज्वाइन करनी हो, 0 माइल की जो जमीन है 80-90 लाख कट्ठा बिक रहा है, तो हम 4 कट्ठा जमीन तो हम्म। नहीं दे देंगे चपरासी की नौकरी के लिए। कॉमन सेंस की बात सही बात है। है। सही गांव बात का है। कोई कहेगा कि गांव का कहेगा 10,000 20,000 का कट्ठा वाला जमीन जरूर जरूर दे देंगे कि भाई चल कोई हम्म। मेरा भाई भतीजा को नौकरी हो जाएगा भाई। हम्म। लेकिन 0 माइल मुजफ्फरपुर वाली जो जमीन है, जो 90 लाख 80 लाख कट्ठा चल रहा है, वो कोई व्यक्ति तो देगा नहीं। नहीं, ऋषि जी ये बिल्कुल आपने कौन सा सही कहा। पता तथ्य है, समझ से परे जी। लेकिन एक चीज तो है, वाकई ईडी के पास कोई रूहानी ताकत है, उसको पहले से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। और अब हम पत्रकारों को अपने सूत्र बदल देने चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसका किससे गठबंधन होने वाला है, वो पार्टी के नेताओं पे भरोसा मत करने की जरूरत नहीं है। वो ईडी में ईडी अपने से दोस्त पूछ लीजिए। बनाने होंगे। ईडी में अपने दोस्त बनाने होंगे कि भाई आपको जरूर पता होगा, हे ईडी महाराज, आपको जरूर पता होगा कि भाई किसका किससे गठबंधन होने वाला है, जल्दी बताइए, और किसका गठबंधन टूटने वाला है, क्योंकि वहां वो सबसे पहले पहुंच जा रहे हैं। कहाँ नहीं पहुंचना है वहां भी उनको पता, उनको इत्तिला कर दी जाती होगी कि यहाँ नहीं, ये गठबंधन अपने वाले के अपने पाले में हो रहा है, इनके घर नहीं पहुंचना है। वो भी ईडी को जानकारी में होगी कि वहां नहीं पहुंचना है, उनका गठबंधन हो रहा है। और वहां गठबंधन हो रहा है तो वहां उनको रोकना है, वो भी उनको जानकारी में होगा। तो हम आप खुद देखिए इस ना। आ- न्यूज लॉन्चर के माध्यम से, ऋषि जी एक मिनट, न्यूज लॉन्चर के माध्यम से हम सभी गोदी मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक, प्रिंट मीडिया तक, सभी पत्रकार बंधुओं से हम अपील करते हैं कि ईडी के अधिकारियों से अपनी दोस्ती बना करके रखें। नहीं हो तो अधिकारी, नहीं हो तो सेक्शन ऑफिसर और क्लर्क लेवल पर भी दोस्ती बना के रखें। सबसे बड़े सूत्र चुनावी मौसम में किसका किससे गठबंधन हो रहा है, वही बता पाएंगे ईडी वाले। जैसे गांव में होता है ऋषि जी, जो बक्सा लेके घूमने वाले हमारे नाई भाई लोग होते हैं, हजाम लोग, जो दाढ़ी बनाने के लिए निकलते हैं, तो किसके घर में टीवी आया, किसके घर में फ्रिज आया, किसके घर में बहू और सास का झगड़ा हुआ, बहू चली गई गुस्सा होके मायके, ये सारा एक घर से दूसरे घर सारी खबर वो दे देते हैं, दाढ़ी बनाते बनाते दे देते हैं ना गांव में। रविवार के दिन जब घूमते हैं दाढ़ी बनाने गांव में, तब आपको जो खबर नहीं पता है वो लग जाती है वहां। उसी तरह बिल्कुल से सही उसी बोले हैं। भूमिका में, जी उसी भूमिका में ईडी के लोग आ गए हैं। तो हम सभी पत्रकार बंधुओं से अपील करते हैं कि ईडी में कम से कम अपने सूत्र, अपने दोस्त बनाकर रखें। और हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि उनके भी
हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनके कोई नाते रिश्तेदार यदि ईडी में काम करते होंगे तो उनसे हमारी जान पहचान करा दें, ताकि हमें राजनीतिक खबरें चुनावी मौसम में आसानी से मिल सके। आज इस बात का सबूत मिल गया है। खैर ऋषि जी, आगे मैं चर्चा आगे मैं बढ़ाते हैं। मैं जी। मैं मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज लालू यादव अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर ले, लैंड फॉर जॉब है, ये चारा घोटाला, पन्ना पन्ना घोटाला सब खत्म हो जाएगा। आपको याद है ना, ये अजीत पवार और शरद पवार के विरुद्ध महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जब चक्की प्रचार पिसिंग। करने जाते थे तो कहते थे ये चाचा और भतीजा, ये चाचा भतीजा को चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। जब भतीजा की जरूरत हुई तो अजीत पवार को गले लगा लिया, डिप्टी सीएम बना दिया। ये चक्की पीसिंग के बदले उन्होंने फिक्सिंग कर ली। एक भ्रष्टाचारी यदि 48 घंटे पहले जिस व्यक्ति पे आपने 72,000 करोड़ का इरिगेशन घोटाले का आरोप लगाया, अब बोला चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, अब फिक्सिंग कर लिए, डिप्टी सीएम बना दिए। यही स्थिति आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो यही अमित शाह व्हाइट पेपर लेकर घूमते थे, हंगामा मचा रखा था पूरे आसाम में। आज हेमंत बिस्व शर्मा इनके पूर्वोत्तर के सबसे बड़ा चेहरा है। बंगाल में मुकुल राय या जो अभी शुभेंदु अधिकारी, इनका जो बंगाल में चेहरा बना हुआ है पार्टी का, उस पे तरह तरह के आरोप उनके पिता, उनके भाई पे, उनके पिता भी सांसद रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के, उनके भाई भी सांसद रहे हैं, तो उन पे तरह तरह का आरोप, आज वो उनके लिए एसेट हो गए। तो ये आम आवाम को भी समझने की जरूरत है कि जो सत्तासीन पार्टी होती है, जरूरत के हिसाब से ईमानदार और भ्रष्ट जो नेता का जो डिफिनीशन होता है, कौन ईमानदार है कौन भ्रष्टाचारी है, वो अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। ठीक है, लालू परिवार पे आरोप लगा है, आप जांच कीजिए। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी विचारधारा के मानने वाले हो। लेकिन राजनीतिक साजिश का शिकार किसी व्यक्ति को अपने फायदे के लिए आप करते हैं, ये सही नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जो चल रहा है, सबसे पहले अब मुझे लगता है ज्योतिषियों की भी दुकान बंद होने वाली है, जो राजनीतिक भविष्यवाणी अलग अलग चैनल पर, डिजिटल चैनल पर बैठ करके भी कर रहे हैं। अब उनका कोई काम नहीं रह गया है। हम लोगों आप ये एक सवाल तो मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे डर भी लगता है लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। अब ये नित्यानंद राय जी हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उनका राजेंद्र तिवारी से क्या संबंध है, सूरजभान से क्या संबंध है, सुनील पांडे, राजेंद्र तिवारी ये किस बैकग्राउंड से आते हैं, सबको मालूम है अभिषेक जी। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि नित्यानंद राय से राजेंद्र तिवारी और सूरजभान सिंह के क्या रिलेशन है, या सुनील पांडे के बेटे को आपने टिकट दिया। कोई भाजपा कार्यकर्ता उस एरिया में, भोजपुर वाले बेल्ट में कोई कार्यकर्ता नहीं था क्या भाजपा का? तो ये राजनीति में जो हर पॉलिटिकल पार्टी के जो जो दामन है उस पे दाग है। तेरा दाग मेरा दाग, तेरा कमीज मुझसे उससे अच्छा है, उसका कमीज मुझसे गंदा है। पहले अपने दामन में झांक के तो देखिए। जी, आप दामन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सबको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच का रिश्ता तो बीजेपी को भी पता है, पूरे देश को पता है कि वो राजनीतिक नहीं व्यक्तिगत है, और जब मर्जी दोनों चाहते हैं राजनीतिक रिश्ते में तब्दील हो जाता है। क्या ईडी रोक पाएगी अगर लालू यादव नीतीश कुमार ने एक होने का फैसला ले लिया तो? देखिए लालू यादव के कैरेक्टर को आप जानते हैं, यदि लालू यादव झुकने वाले नेताओं में से होते तो पहले ही ये समझौता कर लेते। लालू यादव कई अपने जीवन के कई वर्ष जो हैं जेल में बिताए हैं, और समझौता करने वाले नेताओं को आपने देखा है कैसे उन्होंने पाला बदला और कैसे आज सत्ता को भोग रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लालू यादव या उनके परिवार पर जो आरोप है वो निराधार है, जांच होनी चाहिए, और जांच में दम है। जांच में कोई भी आरोप साबित होता है तो जो संविधान स्वरूप, कानून स्वरूप जो कार्रवाई होनी चाहिए वो निश्चित ही ऐसे व्यक्तियों को होना चाहिए। लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी व्यक्ति को फ्रेम करना, परेशान करना, एक कहां तक उचित है? अच्छा ऋषि जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, मुझे याद है, शायद आपको भी जानकारी होगी, हिमाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र ऐसे थे, हिमाचल कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनकी बेटी या बेटा का शादी, सॉरी वीरभद्र सिंह, सीबीआई ने रेड कर दी थी शादी के दिन। और बारात
पहुंचने वाली थी और उसी समय सीबीआई ने रेड कर दिया। तो ऐसे हरकत से बचना चाहिए, चाहे केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो। हम्म। यदि किसी के विरुद्ध आपके पास साक्ष्य हैं तो कार्रवाई कीजिए, क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं, बेटे की न शादी, बेटी पार्टी की है न शादी कोई के दिन व्यक्ति है। कार्रवाई करने का कोई मतलब, बहुत घृणित कार्य था और इतना घृणित नीचता वही भरा मैं कह कार्य रहा था, हूँ, इतना नीचता भरा यही कार्य चीज था मैं कि कह। किसी की लड़की की शादी के दिन जाकर के आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस दिन रेड करके, मतलब इससे बड़ी नीचता नहीं हो सकती है। और स्वाभाविक और है कि अब इतनी नीचता पर कैसे उतरी थी सीबीआई, ये बिना किसी अब इशारे के तो उतरी यही नहीं। चीज यही चीज मैं जेडीयू बीजेपी से ही पूछना चाहता हूँ। जैसे एक डिबेट में मेरे मेरे छोटे भाई जैसे हैं अभिषेक झा, उन्होंने आर्गुमेंट हम्म, दिया कि गोपाल मंडल के विरुद्ध एफआईआर तो हुआ है, गोपाल हम्म, मंडल जेडीयू के विधायक है, उनके विरुद्ध एफआईआर हुआ है, तो भैया हम्म, एफआईआर हुआ है, कार्रवाई क्या हुआ है? यही कोई जी, आम व्यक्ति इस प्रकार का बिहेव करता तो सिर्फ एफआईआर ही होता, गिरफ्तारी हो चुकी होती। तेज जी, प्रताप यादव के हंसी मजाक वाले दिन उस कांस्टेबल तेज प्रताप यादव ने क्या कहा, तुम डांस करके दिखाओ नहीं तो तुम्हारा हम ये कर देंगे। हम्म, फिर उन्होंने ये भी हम्म, कहा कि होली बुरा न मानो होली है, आपने कार्रवाई कर दी। जी, गोपाल मंडल के विरुद्ध क्या कार्रवाई किया? गोपाल मंडल अभी जेल 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 के सलाखों के पीछे हैं या बाहर घूम रहे हैं? सिर्फ आप जी, एफआईआर कर दीजिएगा कि भाई हमारे पार्टी के विधायक है, एफआईआर हुआ है, कोई आर्गुमेंट हुआ? हम्म। यही राम नहीं, सूरत बिल्कुल राय बिल्कुल। औराई के जो विधायक और औराई के बीजेपी के विधायक है, जब आपके डीजीपी ने ये लेटर जारी कर दिया, दुअर्थी अर्थ वाले जो भोजपुरी गाने हैं पब्लिक डोमेन में नहीं बजेंगे, हम्म, और राम सूरत राय जी के होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में गाना बज रहे थे, इस प्रकार के गाना बज रहे थे, क्या कार्रवाई हुआ? एफआईआर भी नहीं हुआ वहां। जी, नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल लॉ सही बात आप कह लॉ रहे हैं। लॉ लॉ जो है सबके लिए बराबर है, चाहे वो जेडीयू का हो, बीजेपी का हो, आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, एक्सवाइजेड कोई भी हम्म। हो, लॉ सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि अच्छा चुनाव ऋषि आया जी। तो ईडी भेज दिए, चुनाव आया तो सीबीआई भेज दिए। एक कुमार विश्वास जो कवि थे वो कह रहे थे ना कि बाबा नागार्जुन ने नेहरू के विरुद्ध उन्हीं के मंच पे कुछ बोल दिया। नेहरू ने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स बाबा नागार्जुन के घर पे नहीं भेजा था। आप अब कुमार विश्वास को राजनीति कवि का मान असर रहे हैं इतना गिरता है। ऋषि जी। ऋषि जी, कम से कम आपकी बुद्धि की बलिहारी है कि कुमार विश्वास को आप कवि के तौर पर देख अरे रहे हैं। मैंने उन्हें कवि के तौर मैं पर नहीं देखा है। कुमार विश्वास को कवि के तौर पर देखने का मतलब है कि आइटम सॉन्ग गाने वाले, आइटम सॉन्ग पर डांस करने वाले को लीड एक्टर के तौर पर देखना। इसलिए मैं कुमार विश्वास को नहीं मानता कि वो कवि है। ठीक है, वो मस्खरी करते हैं जा करके, और उनकी कविता क्या होती है वो खुद को दिनकर ही समझ बैठते हैं, तो क्या करें। अब क्या कहा जाए, आज के दौर में 2020 क्रिकेट का जमाना है, तो 2020 मॉडल वाले कवि हो सकते हैं। 2020 फॉर्मेट है ना, टेस्ट क्रिकेट से 2020 फॉर्मेट आ गया। आगे हो सकता है कि कौन खेलेगा, टॉस करके ही फैसला कर लो, जो टॉस जीता वही मैच जीत गया। अमेठी गए वो अलग कवि आ अरे जाएंगे। अमेठी गए जी, जी। अमेठी गए थे चुनाव लड़ने। जब उनको हम्म, गांव 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 के पगडंडियों में घूमना पड़ा, धूल फाकना पड़ा, हम्म, तो सब हम्म, उनकी जो है 5 स्टार वाले जो कवि है उनकी हैसियत पता चल गई। जी। तो तो अब सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। दुबले पतले हैं, ज्यादा घूमने पर दिक्कत भी होती होगी। खैर, बात वो नहीं है। बात दरअसल ऋषि जी ये है कि बिहार की राजनीति में ये बताइए कि 27 या 28 को, महज 8 या 9 दिन बाद बजट सत्र का समापन हो रहा है। अब आगे क्या होने जा रहा है, बहुत चर्चा है। और ईडी ने तो एक तरह से मुहर ही लगा दी कि दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, तभी अचानक बीच में टपकी है। रवीना टंडन के दौर में जो फिल्में आती थी, याद है? 90 के दशक के फर्स्ट हाफ में, जब हम लोग बहुत बच्चे थे, फिल्मों में क्या होता था, एक लड़की किसी से प्यार करती थी, फिल्मों में जो फिल्माया जाता था, और अचानक उस लड़की का बाप बीच में आ जाता था, और फिर वो लड़की कहती थी मुझे छोड़ दो। ये बात रवीना टंडन ने कपिल शर्मा के शो में कही है कि एक ही स्क्रिप्ट होती है हर फिल्म में, एक साल में 8-8 10-10 फिल्में करते थे, बोली एक ही स्क्रिप्ट थी, हर फिल्म में निभाना था उसे। तो बिल्कुल ईडी की वही तो भूमिका है कि वो बीच में कूद जा रही है। हैं? हाँ, वर्तमान राजनीति में भी स्क्रिप्ट वही है, एक ही स्क्रिप्ट है। हम्म, चुनाव आते हम्म, ही ईडी अपोनेंट जो है उन पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की कार्रवाई, जी, साम दाम दंड भेद, जिससे मानिए हम्म, उससे मनाएंगे आपको।
ईडी से मानिए ठीक है, सीबीआई से मानिए ठीक है, ईडी से, इनकम टैक्स से मानिए ठीक है, नहीं तो लेन देन से मानिए ठीक है, नहीं तो पद से मानिए ठीक है, जिससे मानिएगा उससे मनाएंगे। सत्ता हमको चाहिए भाई, सत्ता जी। हमको किसी भी कीमत पे चाहिए। डर से मानिए, भय से मानिए, पैसा से मानिए, पद से मानिए, लेकिन मानना होगा। तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी, ये बता अच्छा देते हैं। ऋषि जी, मुझे किसी ने बताया, राजद कैंप के ही आदमी ने, राजद कैंप को करीब से देखने वाले एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ने मुझे बताया कि दरअसल दोनों तरफ से इंतजार किया जा रहा है खाना ठंडा होने का, राजद और जदयू की तरफ से, क्योंकि दोनों का कैलकुलेशन ये है कि अगर एक होने का फैसला लेना पड़ा तो ऐसे टाइम एक हुआ जाए जिसमें यदि किसी को जेल भी भेजती है ईडी सीबीआई, उसका राजनीति में भरपूर फायदा मिल सके, चुनाव में इतना जबरदस्त फायदा मिल सके कि बीजेपी की सीटें 20-25 हो जाए। तो उस टाइमिंग का इंतजार किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच प्रूफ किया जा सके कि देखो हम लोग एक हो गए तो ईडी आके गिरफ्तार करके ले गई है। इस फैक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए चुनाव के करीब का वक्त बेहतर होगा, ये कहा जा रहा है। अब देखिए, आपको क्या लगता देखिए है, यदि, अब आपको आगे क्या लगता है इसमें? देखिए यदि चुनाव के मुहाने पर आप इस प्रकार के व्यक्ति जिसका एक इमोशनल कनेक्शन अपने लोगों से है, यदि आप उस व्यक्ति या उस परिवार के किसी सदस्य की गिरफ्तारी होती है तो इसका फायदा उस पार्टी को जरूर मिलेगा। आप इस बात को समझ लीजिए, यदि लालू यादव बीमार है और लालू यादव की क्या अवस्था है ये किसी से छुपा हुआ नहीं, तो व्हील चेयर पे, एक तरह से व्हील चेयर पे हैं, और उस व्यक्ति को यदि आप जेल के सलाखों के पीछे यदि भेजते हैं तो इसका फायदा राजद को मिलेगा। उनके जो सामाजिक आधार हैं उसमें इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं एक इमोशनल एक जो प्रवाह है वो जरूर कनेक्ट होगी और उसका फायदा राजद को होगा। कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। बता देते हैं, यदि आप इनको किसी परिवार किसी भी सदस्य को जेल भेज दीजिएगा तो कार्यकर्ता एक तरह से कहीं कहीं समय ऐसा आता है कि कार्यकर्ता शिथिल पड़ जाते हैं। तो वो और दूसरी बात, लालू यादव एमवाई के नेता माने जाते हैं। यदि लालू यादव को भेजा जाएगा जेल तो हो सकता है कि एक पिछड़े अति पिछड़ों का भी गोलबंदी हो जाए। जो मंडलवादी राजनीति है वो कहीं अपने उफान पर आ जाए, और तब जब आप कह रहे हैं नीतीश इधर आ जाएंगे तो इस चीज को और मजबूती अरे मिलेगी। नीतीश कहाँ कहीं मैं बार जाएंगे, वो तो बार वहीं रहेंगे, वो कहाँ मैं जाएंगे? बार बार कह रहा हूं, तेजस्वी यादव को मंडल राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, एक दिन धरना दे दिए, 65% रिजर्वेशन को लेके एक दिन धरना दे दिए, लेकिन उसको आपको धरातल पे लेके जाना होगा। उस मोमेंटम को बना के रखना पड़ेगा, तब जाके आपको फायदा होगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैं कल एक चैनल पे था, देश के जाने माने कुछ पत्रकार भी उस पैनल में थे। अब नीतीश को एक तरह से वो लोग खारिज कर रहे हैं। यही उन लोगों का तर्क लोकसभा चुनाव के समय भी था। मैं उनके तर्क पे मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मैं बीच में उनको नहीं टोका। मैंने कहा नीतीश कुमार को इतने आसानी से आप लोग कैसे खारिज कर सकते हैं? तब तब जब आप कह रहे हैं कि नीतीश जो है अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव में है, और फिर भी नीतीश 122 सीटों का डिमांड बीजेपी के सामने रख दिया है, फिर भी नीतीश कुमार की पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। ऐसे स्थिति में आप नीतीश कुमार को कैसे खारिज कर सकते हैं? जी। तो बहुत से बुद्धिजीवी किस मकसद से एक नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। हम लोग मैं जो कह रहा हूं, जो फैक्ट्स के आधार पर कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव में भी मैंने कहा था, ना नीतीश कुमार से मेरा कोई लेना देना है, ना मैं जेडीयू का कोई मेंबर हूं, ना मैं आज तक सीएम से कभी मिला हूं। मैं अदना सा पत्रकार हूं, नोएडा में रहता हूं, अदना सा पत्रकार हूं, लेकिन जो फैक्ट हैं। नीतीश कुमार पे लाख आरोप होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार और कई एक दो ऐसे मामले उनपे तो आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। एक पैसे का लेन देन का आरोप नहीं लगा सकते कि नीतीश कुमार ने 5 रुपया किसी का खाया हो। जी, यही तो ठीक है, बीजेपी का सबसे बड़ा सरदर्द है महाराज, ऋषि जी। ठीक है, उनके यही तो सबसे कार्यकाल बड़ा में बहुत से, सरदर्द है कि वहां ईडी पहुंच नहीं पाती है। अब बीजेपी को नीतीश ठीक कुमार है से क्या खुन्नस है कि अरे कोई मौका तो देते ईडी भेजने का। देखिए, समावेशी समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, नीतीश कुमार की ईमानदार छवि है, लेकिन उनके कार्यकाल में बहुत से चूहे बिलाड़ भी बने।
हाँ, मोटे मोटे बिलास भ्रष्टाचार चरम सब पर घूम है। रहे हैं पूरे हाँ बिहार में, इससे कोई दो राय नहीं है। उस पे नीतीश कुमार लगाम लगाने में सफल रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार की जमा पूंजी जो है, उनकी ईमानदार छवि है। और आज तक बीजेपी या नीतीश कुमार अपोजिशन में ही रहे हो, मतलब बीजेपी से अलग रहे हो, ईडी सीबीआई इनके यहाँ आज तक गेट ठकठकाने भी नहीं गई होगी। क्या आप मतलब किस आधार पे जांच कीजिएगा? कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये है नीतीश कुमार का यूएसपी, इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता जी। ईडी वाले भी बेचारे सोचते होंगे, हर जगह भेज देते हैं सर भाजपा वाले, एक आध बार उधर भी बोलते कि चले जाओ अड़े मार्ग की तरफ। नीतीश कुमार जब विपक्ष में थे तब भी नहीं भेज पाते हैं। बड़ी समस्या है बीजेपी के पास, जिसे वो उसी तरह से आपने देखा होगा, वो शोले फिल्म में देखे हैं, बसंती की मौसी को क्या बोलते हैं अमिताभ बच्चन, मौसी बड़ा बोझ है आप पर। उसी तरह से ईडी पर भी जो है, ईडी वाले भी कहते होंगे भाजपा वालों को, बड़ा बोझ है साहब, हर जगह भेज देते हैं, वहां नहीं भेज पाते हैं। एक बार तो वहां भेजने के लिए कोई जुगाड़ लगाइए, वो भेज ही नहीं पा रहे हैं। अब दिक्कत क्या है बिहार की राजनीति में, जो सबसे बड़ा फैक्ट है, आखिरी बार बिहार में किसी को बहुमत मिला था तो जनता दल को 1995 में मिला था, चक्कर छाप, याद होगा ऋषि जी। जनता दल तो खत्म हो गया, उसके बाद क्या भाजपा, क्या जदयू, क्या समता, क्या राजद, लालटेन, तीर, मसाल, कमल, पंजा, सब लड़ाते रह गए, किसी को आज तक बहुमत नहीं मिला। चक्कर छाप के बाद किसी को बहुमत नहीं मिला, और चक्कर छाप के बाद जब बहुमत किसी को नहीं मिला, ऐसी चक्कर घिन्नी बिहार में लग गई। उसके बाद चक्कर छाप को बहुमत क्यों मिला जानते हैं? मंडल वर्सेस ऑल था, और मंडल को समता कई भागों विदिपा में तोड़, और सुनिए ना, समता विदिपा भाजपा सब मंडल, अलग अलग थी। हाँ मतलब मैंने जनता दल इसलिए अपने बलबूते सत्तासीन हो पाई 95 में कि मंडल वर्सेस ऑल ऑल था, और अब मंडल को कई भागों में तोड़ दिया गया है। जिस दिन मंडल एकजुट हो जाएंगे तो उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। और यही काम तेजस्वी यादव को करना चाहिए, यही काम नीतीश कुमार को करना चाहिए। आपको पूर्ण बिहार या अपने बलबूते सरकार बनानी है तो मंडल के राजनीति को धारदार बनाना होगा, तेज करना होगा। सिर्फ एक दिन के धरने से काम नहीं चलेगा। क्या अभिषेक जी सहमत है कि नहीं आप इस बात? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ बहुमत की सरकार तो कोई बना नहीं पा रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक काम बिहार में जरूर हो रहा है। वो काम ये है कि हर राजनीतिक पार्टी जुम्मा जुम्मा 8 दिन जिस पार्टी को बने हुए हुआ, वो पार्टी भी सत्ता का सपना देखने लगती है कि क्या पता कहीं मुख्यमंत्री बन जाए। हर नेता, जब से भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, भूपेंद्र पटेल बने जब हैं, मधु कोड़ा बन बीजेपी में सकते सबको हैं, लगता है नहीं, वो स्कोप तो नहीं है। भूपेंद्र पटेल और भजन लाल शर्मा वाला है कि पहली बार का कोई विधायक मुख्यमंत्री बन जाए। भाई कुछ भी संभव है राजनीति में। भारतीय जनता अरे पार्टी ने हो सकता है कि हमारी पूर्व विधायक बेबी कुमारी कहीं मुख्यमंत्री न हो जाए। दलित समाज से आती भी है, महिला भी है। हालांकि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता हूँ। हर व्यक्ति, एक बात सही बोले हैं, हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है। तो हमारी बेबी कुमारी क्यों नहीं देखे? हमारा भाई जहाँ घर है वो जहाँ की विधायक रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है ऋषि मिश्रा ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कोई भी संभव है। देखिए उत्तर अरे प्रदेश में चलिए एक देवरिया से पत्रकार हो ही गए विधायक, एक पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भी हो गए। तो वो ऋषि मिश्रा वो पत्रकार साहब जो है समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में खूब माल कमाए हैं, और अब उसी समाजवादी पार्टी को गाली भी दे रहे हैं। उन्हीं के अच्छा ये टाइम में बताइए, उनका सितारा बुलंद हुआ था, ये वाला सुनिए सितारा। सुनिए ऋषि जी, आखिरी सवाल पर आते हैं। नाम नहीं ले। कन्हैया कुमार पैदल घूम रहे हैं चंपारण में, आज मोतिहारी पहुंचे हैं, पता चला है मोतिहारी से फिर जाएंगे सीतामढ़ी की तरफ। इस यात्रा के बाद शिवर बिहार कांग्रेस, हाँ शिवर सीतामढ़ी कहने का मतलब, तो इस यात्रा के बाद क्या लगता है कि बिहार कांग्रेस जो 1990 के बाद से सुसुप्तावस्था में दिखाई दे रही है, क्या उस कांग्रेस में कुछ जान आने की गुंजाइश आपको दिख रही है? देखिए, कांग्रेस में जान पूर्ण रूप से तभी आएगी जब कांग्रेस अपने बलबूते पार्टी को, यानी पहले संगठन को मजबूत करना होगा, और अपने बलबूते पैन बिहार आपको चुनाव अपने बलबूते लड़ती है। आप
कितना भी पद यात्रा कर ले, कन्हैया को ले आए, राहुल गांधी खुद पद यात्रा कर रहे हैं, आपको गठबंधन में ही चुनाव लड़ना है। आप तेजस्वी यादव यानी राजद की जूनियर पार्टनर के रूप में ही चुनाव लड़े। माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि जो 70 सीटों का जो एक टारगेट दिया गया है नए प्रभारी को, कि कम से कम 70 से कम पे नहीं मानना है। वैसे मैं आपको बता दूं, 3 एजेंसियों को, अलग अलग एजेंसियों को 100 सीटें चिन्हित करके उनके सर्वे करने का काम दिया गया है कि इन 100 सीटों पे आप ये देखिए कि क्या माहौल क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, संभावित प्रत्याशी कौन हो सकते हैं। लेकिन कम से कम कांग्रेस चाह रही है कि 70 सीटें जो पिछले बार 2020 में आपने मिला था कहा वो माहौल मिल जाए। क्या है, वो भी बिहार में घूम रहे हैं, माहौल क्या है वाले। आप हाँ, कह रहे हैं राजीव भाई माहौल भी क्या घूम है। रहे हैं। हाँ, वो भी और घूम राजीव रहे हैं भाई बिहार यदि में। सुन राजीव भाई सुन रहे होंगे तो हम्म, जरूर, मतलब बहुत बहुत अच्छे पत्रकार, नो डाउट, बहुत बहुत। बहुत अच्छे पत्रकार। चलिए तो देखिए। कांग्रेस इसी माहौल बनाने में लगी हुई है। अभी कांग्रेस गठबंधन में ही रहेगी। अब ये सवाल उठता है कि जो नए प्रभारी हैं या कन्हैया कुमार का बिहार में एंट्री है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में किसका चलेगा? अखिलेश सिंह रहते हैं या उनके स्थान में कोई नए अध्यक्ष आते हैं? यदि नए अध्यक्ष आते हैं तो उनका क्या रोल होगा, या अखिलेश रहते हैं तो अखिलेश और जो प्रभारी हैं उनका कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, और ये दोनों का जो कोऑर्डिनेशन लालू के साथ कैसा रहता है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। तो ये देखने की जरूरत है। और आपके मोतिहारी में भी 2-3 सीटें कांग्रेस लेने जा रही है, तो अब उसमें भी तैयारी आप तो देख हर जगह लीजिए। कांग्रेस पार्टी कर रही है, 100 की हाँ। दावेदारी कांग्रेस की सुन रहा है, लेकिन 70 पर लोग कह रहे हैं कि हाँ। सेटल हो जाना चाहिए मामला। आगे आगे देखिए लेकिन क्या मेरे होता पास है। जी। लेकिन मेरे पास जो खबर है, कांग्रेस को 50 से अधिक सीटें नहीं देने जा रही है राजन जी। अब पहले ये तो तय हो जाए कि मुकेश सहनी किस गठबंधन में रहेंगे। उनका अभी भी मुझे वो ठिकाना नहीं लग रहा है कहाँ एक रहेंगे। एक एक बात आप जान जाइए, कांग्रेस को 5-6 सीटें अधिक दे सकती है राजद, लेकिन वीआईपी को उतना सीट नहीं दे सकती है, क्योंकि वीआईपी का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। कब वो किधर चले जाएंगे, कोई ये बात लालू यादव, तेजस्वी यादव भी जानते हैं। हम्म। कांग्रेस कम से कम ना सपोर्ट करेगी तो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगी। जी। ये आप समझ लीजिए, छोटे पार्टी को आप देख लीजिएगा, 10, 12, 15 सीट से अधिक वीआईपी को राजद नहीं देने जा रही, खैर अधिक चलिए, से अधिक नहीं देने जा रही। कार्यक्रम को हमें खत्म करना होगा, क्योंकि आज एक दावत इफ्तार में मैं भी जा रहा हूँ। ऋषि जी तो कई दावत इफ्तार कर चुके। रही बात वीआईपी की, तो तो कोई भी बिहार के चुनाव में जब चुनाव आता है, कोई वीआईपी, कोई अमेरिकन टूरिस्टर, कोई अरिस्टोक्रेट अपना अपना सूटकेस बेचने आ जाते हैं। बहुत सारे वीआईपी आपको घूमते हुए मिलेंगे। ठीक है, मुकेश सहनी लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपेक्षित सफलता उन्हें नहीं मिल रही है, लेकिन हो सकता है क्या पता मिल जाए। उत्तर प्रदेश में संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, और बिहार में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की पार्टी, ये समय समय पर चुनाव में फैसला लेते रहते हैं किस गठबंधन में जाना है। और चिराग पासवान की पार्टी का तो कहना ही क्या, वो अपने लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। एक बात मानना पड़ेगा, इस बात के लिए मैं तारीफ करता हूँ, सबसे परोपकारी नेता बिहार में चिराग पासवान है। सब पार्टियां अपने लिए लड़ती है, चिराग पासवान हमेशा दूसरे, पिछले चुनाव में दूसरे के लिए लड़े थे। अब बताइए, इतना काम आज के जमाने में राजनीति में कोई करता है? कोई करता है? ये बताइए। भाई, इस बात के लिए तारीफ बनती है। हम सभी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन बताइए, जनता के लिए पत्रकारिता करते हैं, राजनीति में कौन ऐसे लोग हैं जो दूसरे के लिए काम करते हैं? चिराग पासवान को इसके लिए अगर कोई अवार्ड हो, भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, कि हाँ एक नहीं नहीं पार्टी दूसरे के लिए लड़ रही थी, नहीं, वो उनका मिलना उनको चाहिए। राम का हनुमान वाला अवार्ड मिलेगा। हम्म, ठीक है, लेकिन इस बात के लिए उनकी तारीफ बनती है कि वो अपनी सीटों की चिंता छोड़कर दूसरे के लिए लड़ रहे थे। नीतीश कुमार को जेल भी भेज रहे थे, और अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी कह रहे हैं कि लड़ रहे हैं। खैर, राजनीति है, समय समय पर बोल वचन बदलते रहते हैं। कब क्या किसने किसके बारे में कहा, वो बयान या रिकॉर्डिंग यदि उठा करके देखी जाए, तो आम आदमी जो गांव समाज में, जो हमारा समाज होता है, मोहल्लों में होता है, तो पता चले कि न्योता हकारी जो बिहार में कहते हैं, खान पान न्योता हकारी सब छूट जाए। लेकिन राजनीतिक बिरादरी में ऐसा नहीं होता, बयान भी देते हैं, गले भी मिलते हैं, और यही खूबसूरती है, होनी भी चाहिए। हाँ, जेल भेजने वाली बात जो एक दूसरे को करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ईडी पहुंच गई है, और ईडी पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं ईडी न्योता लेकर के तो आई ही होगी, कोई ना कोई न्योता लेकर के आई होगी। पहले गांव में न्योता बांटने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया, तो न्योता भेजा जाता था। अब ईडी वाले न्योता लेकर के पहुंच जाते हैं। ईडी के न्योते का क्या असर होगा,
इफ्तार पार्टियों तक इंतजार कीजिए, सबको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, इतने सार्थक और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपने समय निकाला। नमस्कार।